नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक आरएसी के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित रेफ्रिजरेंट्स और उसके गुणधर्म या उसकी प्रॉपर्टीज पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेफ्रिजरेंट्स की परिभाषा की कि बेसिकली रेफ्रिजरेंट्स होता क्या है और उसको कहाँ यूज किया जाता है। तो रेफ्रिजरेंट्स एक गैसियस फॉर्म में मिलता है हमको अवेलेबल, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम गैस बोलते हैं कि हम कोई रेफ्रिजरेटर को टॉप अप कराना हो या एसी को टॉप अप कराना हो, आई मीन टू से दैट कि उसमें गैस डलवानी हो, उस कंडीशन में उसको गैस फॉर्म में बोलते हैं। लोकल अगर मार्केट में जाएँ या दुकान पे जाते हैं, तो हम बोलते हैं भाई हमको गैस दे दीजिए कि रेफ्रिजरेटर सिस्टम में गैस डलवानी है। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में उसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। उसके बारे में हम देखते हैं कि उसकी डेफिनिशन क्या है या परिभाषा क्या है, कहाँ यूज़ किया जाता है बेसिकली और किस तरह से वो यूज़ होता है। इसके साथ-साथ हम देखेंगे कि उसके बारे में कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस कारण से रेफ्रिजरेंट को ही इस्तेमाल में क्यों लाया जाता है। या ऐसे कुछ ऐसे प्रोटोकॉल बनाए गए हैं अभी कुछ ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा, जहाँ जहाँ पर कुछ रेफ्रिजरेंट्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है, मतलब रोक दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं रेफ्रिजरेंट्स की परिभाषा। तो अगर रेफ्रिजरेशन परिभाषा देखें तो रेफ्रिजरेशन या कोई एयर एसी के अंदर रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उसमें जो तरल रासायनिक पदार्थ, रासायनिक मतलब केमिकल कोई सब्सटेंस या केमिकल कोई सब्सटेंस का यूज कर पदार्थ का यूज कर रहे हैं, जिसका यूज क्या होता है हीट का ट्रांसफर करने के लिए। मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है जिसको यूज करते हैं हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। मेरा कहने का मतलब है अगर ए जगह पर कोई हीट है उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए बी जगह पर हम किसका यूज कर रहे हैं, उस सब्सटेंस का जो केमिकल सब्सटेंस है हमारा उसका नाम है रेफ्रिजरेंट। तो ए जगह क्या है, जो जगह में हमें स्पेस को ठंडा करना है, और बी का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको हम गैस को सॉरी जो हीट है हीट को बाहर निकालने के काम में आता है रेफ्रिजरेंट। तो यह एवोपरेटर से ऊष्मा को अवशोषित कर कर कंडेंसर की सहायता से बाहरी वातावरण में छोड़ देता है। बाहरी वातावरण हमारा यहाँ पर क्या है, वी है जो हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया था, और ये क्या है जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है। इस इंटरनल रूम या स्पेस को जो ठंडा करना है यही हमारा फिट होता है क्या, एवोपरेटर या एवोपरेटर कॉइल। या तो एसी की हो सकती है, अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर के लिए अंदर वाला जो भी यहाँ बोतल वगैरह ठंडी करते हैं या खाने पीने का सामान रखते हैं या हमारी बर्फ वगैरह यहाँ जमाई जाती है पानी के माध्यम से, तो वो वहां पर अंदर के पार्ट में क्या लगा होता है, एवोपरेटर लगा होता है। तो उस एवोपरेटर के अंदर ही हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, वो वहीं से ही रेफ्रिजरेंट हीट को लेता है और उसको एक्सटर्नल वातावरण में छोड़ देता है। तो यह एक ऐसा पदार्थ है जो एवोपरेटर से ऊष्मा ग्रहण करके शीघ्र ही तरल से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि क्या पहले जब होता है तो एवोपरेटर के अंदर जब एंटर करता है उस कंडीशन में वो तरल अवस्था में होता है। जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, तो अपनी ये स्टेट को अवस्था को चेंज करने के बाद गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में ये जाता है कंडेंसर में, और कंडेंसर में ऊष्मा त्याग कर बताया ना कि ए से बी की तरफ वो हीट को निकालता है। अब वी क्या है, हमारा वातावरण। तो वातावरण में जो हीट जाती है वो कंडेंसर के माध्यम से जाती है, और ए में जो हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है वो किया जाता है एवापोरेटर की मदद से। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एवापोरेटर में हीट को लिया जाता है और कंडेंसर में हीट को त्यागा जाता है, यही रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेंट के इतिहास की। तो रेफ्रिजरेंट की हिस्ट्री के बारे में बात करें कि रेफ्रिजरेंट
सबसे पहले किसने इसका इन्वेंशन किया था और कहाँ इसको यूज किया गया था और कौन सा रेफ्रिजरेंट सबसे पहले बनाया गया था। तो रेफ्रिजरेंट्स के रूप में सबसे पहले जो यूज किया गया था वो बर्फ का यूज किया गया था। इसको बोलते हैं कि बोल सकते हैं कन्वेंशनल मेथड है। आज के टाइम में भी हम लोग देखते हैं जहाँ दूर दराज है, इनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो उस जगह कुछ सामान को सेव रखने के लिए लॉन्ग थोड़ा समय तक, ज्यादा देर तक वो चले, स्पॉइल ना होगी खाने में, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है तो थर्माकोल टाइप का कुछ बॉक्स कैबिनेट या बक्सुनमा नाम की कोई क्लोज कैबिनेट टाइप का होता है, उसमें उसको आराम से बर्फ, इसमें जैसे इस टाइप का कैबिनेट है, यहाँ कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ ऐसा सामान रखा है जो कि जल्दी खराब हो सकता है, या उसको थोड़ा कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए बर्फ साइड से लगा देते हैं। उससे क्या वो कूलिंग उसको प्रोवाइड होती रहती है और इसके साथ साथ क्या होता है उस पुष्टि लैब भी बनी रहती है कुछ समय के लिए। तो उसी पर्पस के लिए हम बर्फ का यूज करते हैं और नमक का भी मिश्रण यूज करते हैं, जिसको हम मान के चलो कुछ आप ढकेल वाले रेडी वाले देखे हैं, तो रेडी वाले दोनों नमक और पानी, नमक बर्फ का घोल टाइप का बनाकर उसकी कूलिंग ज्यादा समय तक रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका मिश्रण प्रयोग किया जाता, जो हम कन्वेंशनल मेथड था पुराने टाइम में, इसको यूज किया जाता था इस टाइप से। इसके पश्चात कुछ समय बाद परकिंस नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने 1834 ईस्वी में ईथर नाम का रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया। ये ध्यान देना कि कभी कभी ये क्वेश्चन इस टाइप के उठ जाते हैं कि सबसे पहला रेफ्रिजरेंट किसने बनाया था, तो हमारे परकिंसन ने इसलिए डाल कर रखा है इसको। और कौन सा बनाया गया, ईथर बनाया गया, किस ईयर में बनाया गया, 1834 में। उसके बाद में 1875 में लगभग मान के चलो कि 40 साल के आसपास, 41 साल के बाद में इथाइल क्लोराइड नाम का बनाया गया, फिर अमोनिया। इसी तरह प्रचलन बढ़ता रहा और ये रेफ्रिजरेंट्स नए नए तरह के आते रहे। 1878 में मिथाइल क्लोराइड और 1881 में कार्बन डाइऑक्साइड आदि का उपयोग किया जाने लगा। आज भी जानते हैं हम ड्राई आइस के नाम से वो यूज करते हैं, तो वो क्या हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ही ड्राई आइस के नाम से जानते हैं उसको। जैसे कुछ मेडिकल डिवाइस, मेडिकल कुछ चीजें हैं, सेंसिटिव चीजें, मेडिकल डिवाइसेज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि मान के चलो कि थोड़ा मॉइस्चर पहुंचने पर खराब हो जाती है, तो उसको हम ड्राई आइस का यूज करते हैं। तो ड्राई आइस हमारी को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। वर्तमान में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग प्रणाली में क्लोरोफॉर्म कार्बन और डाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अमोनिया आदि रेफ्रिजरेंट प्रयोग किए जाते हैं। बस में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा एक दो बार आप वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो नाम हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, अमोनिया आदि इस तरह के रेफ्रिजरेंट है जो कन्वेंशनल यूज किए जा रहे हैं आज तक। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट्स की, रेफ्रिजरेंट्स की क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं रेफ्रिजरेंट्स की, जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है। तो रेफ्रिजरेंट्स को उसके भौतिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज, या ऊष्मागतिकी जो उसकी हीटिंग वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके आधार पर उसको हम अलग अलग तरीका से यूज करते हैं, अलग अलग सिस्टम में यूज करते हैं और अलग अलग पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। कोई भी हमारा अगर रेफ्रिजरेंट्स है किसी भी तरह का, या एयर कंडीशनर है, या कहीं इसको यूज किया जा रहा है, कोई या रेफ्रिजरेंट सिस्टम है हमारा, या रेफ्रिजरेंट है या एयर कंडीशनर है, उसको रेफ्रिजरेंट्स को जो इस्तेमाल किया था उसके गुणधर्म के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से हैं। एक जो रेफ्रिजरेंट के गुण होते हैं उसको निम्न प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक गुण हो सकते हैं, रासायनिक गुण हो सकते हैं, या ऊष्मा गति के गुण हो सकते हैं। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखने में कैसा है, किस तरह का है, स्ट्रेंथ झेल सकता है कि नहीं, टेम्परेचर को सेंस कर सकता है नहीं। रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह भी देखते हैं कि वो किसी को रजिस्टर नहीं कर रहा, कॉरोजन तो नहीं पहुंचा रहा है, जंग तो नहीं पहुंचा रहा है, किसी पाइप को गला तो नहीं रहा है। और इस तरह के गुण होने चाहिए कि वो हीट का उस पर जाना ज्यादा आसानी से प्रभाव ना पड़े। अगर हमारा रेफ्रिजरेंट इस तरह का होगा जो कि हीट के माध्यम से जल्दी बॉयल हो जाए,
थोड़ी सी हीट मिलने पर, तो वो भी अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो कि ज्यादा उसको लिक्विड स्टेज से वेपर बनने के लिए ज्यादा हीट की आवश्यकता हो, तो वो भी बेकार है। तो हम सारी इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हैं जब भी हम कोई रिप्रेजेंट डिजाइन करते हैं या यूज किया जाता है। तो यही सारी प्रॉपर्टी हमको आज इस प्रसंग में पढ़नी है कि भौतिक गुण क्या होते हैं उसके, रासायनिक गुण क्या होते हैं उसके, ऊष्मागतिकीय गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुण के बारे में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे उसमें उपलब्धता, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, शुद्धता क्या है, प्योरिटी, वो चीप है कि नहीं, ये सब प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें। इसमें एक एक प्रॉपर्टी अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहले बात करते हैं हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में उपलब्धता की, वो अवेलेबल है या नहीं। तो कोई भी अगर रेफ्रिजरेंट अगर हम मार्केट में खरीदने जाते हैं और वो मार्केट में हमको आसानी से नहीं मिलता है, तो दिक्कत वाली बात यह है कि अगर रेफ्रिजरेंट्स हम कहीं दूसरी जगह से मंगाते हैं जो कि दूसरी जगह से हो, और जहां उसको उस जगह से हमको जहां यूज करना उस जगह लाने और ले जाने में काफी खर्चा आ रहा हो और दिक्कत आ रही हो, तो समझ लो कि वो रेफ्रिजरेंट बहुत महंगा हो जाएगा, तो उसके चांसेस यूज करने के इतने कम होंगे और वो आसानी से अवेलेबल ना हो एक मार्केट में, जिस मार्केट में हमको अपना कोई भी सिस्टम है, रेफ्रिजरेंट सिस्टम, उसको इंस्टॉल करना है या यूज करना है या टॉपअप करना है, वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो ये भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अवेलेबल नहीं है आसानी से तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट वह होता है जो बाजार में, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए, और जिसे आसानी से हम रेफ्रिजरेंट प्रणाली में प्रयोग किया जा सके, मतलब सुगमता पूर्वक उसको प्रयोग में लाया जा सके। अगर उसको हम ठीक से प्रयोग में नहीं लेके आ पा रहे हैं, यूज में नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात है कि उसका रेफ्रिजरेंट यूज में नहीं आ रहा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम दूसरी चॉइस देंगे, ऑल्टरनेटिव देंगे उस रेफ्रिजरेंट का। अगला है हमारा उसकी प्योरिटी। तो रेफ्रिजरेंट में अगर इम्प्योरिटी भी है किसी भी तरीका की, तो रेफ्रिजरेंट के जो कूलिंग कैपेसिटी है वो कम होने लग जाती है, क्योंकि वो रेफ्रिजरेंट के अंदर जो इम्प्योरिटी है वो भी सिस्टम के अंदर एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और रेफ्रिजरेंट के फ्लो में एक रुकावट पैदा करती है। तो ये भी हमें ध्यान देने वाले कि उसकी प्योरिटी सही होना चाहिए। अगर R22 ले रहे हैं तो R22 के ध्यान रखना है, R134 ये ले रहे हैं तो R134 ये होना चाहिए, उसमें कुछ इम्प्योरिटी गैसेस फॉर्म में या एयर फॉर्म में या किसी भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसके साथ में रेफ्रिजरेंट, वो केमिकल प्रॉपर्टी होने की वजह से उसके साथ में रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करने के साथ में उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी चेंज हुई तो उसका असर सीधा उसके जो प्रॉपर्टीज है जिसमें वो यूज में लाया जा रहा है कूलिंग करने के लिए, वो प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो रेफ्रिजरेंट यदि शुद्ध होगा तो वह अपने गुण के अनुरूप काम करेगा, जो उसकी क्वालिटी है, जिस फीचर के लिए वो जाना जाता है। यदि रेफ्रिजरेंट कोई भी किसी तरह की इम्प्योरिटी है, अशुद्ध है, उसमें अशुद्धता है, अशुद्ध है किसी भी तरह से, तो उसके तत्वों के मध्य रासायनिक क्रिया होगी जो कि निश्चित ही रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया को प्रभावित करेगी। मतलब रेफ्रिजरेंट में अगर किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज हैं तो उसके वो सारी इम्प्योरिटी उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर असर डालेंगी, जो उसकी कूलिंग कैपेसिटी है, कूलिंग कैपेसिटी पे भी असर पड़ेगा। अब वो हमको आसानी से अवेलेबल हो गया, प्योरिटी उसकी ठीक है। तीसरा पॉइंट है वो सस्ता भी होना चाहिए, इतना महंगा ना हो कि मान के चलो कि उसको टॉप अप कराने में एसी का आधा खर्चा लग जाए। जो ये एसी हमने जितने की खरीदी है और उसकी गैस अगर रेफ्रिजरेंट खत्म हो जाता है, तो रेफ्रिजरेंट मान के चलो, सपोज दैट अगर मैं मान रहा हूँ, अगर नॉर्मल कि एसी हमने 40,000 की खरीदी, उसको टॉप अप कराने में ही 10,000 खर्च हो रहे हैं, तो उसका 1/4 तो उसका गैस में अगर साल में, अगर 2 साल में अगर 3-4 बार करा दिया तो इतना ही मतलब एक नया एसी आ जाएगा। तो रेफ्रिजरेंट हमारा इस तरह से होना चाहिए जो कि ज्यादा खर्चा ना डाले पॉकेट पे, कस्टमर की पॉकेट पे ज्यादा खर्चा नहीं। अगर वो कस्टमर की पॉकेट पे ज्यादा खर्चा डालेगा तो ऑब्वियसली कस्टमर उस रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेशन सिस्टम है हमारा, चाहे एसी या वाटर कूलर है या आपका रेफ्रिजरेटर है या और भी हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो यूज किए जाते हैं, तो कस्टमर उनके साथ जाना नहीं चाहेगा। तो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट ऐसा होना चाहिए जो आसानी से मिल भी जाए, प्योरिटी अच्छी हो और सस्ता हो, मेक व्ययी हो, चीप हो,
मतलब ना चीप एंड बेस्ट होना चाहिए, सस्ता हो और सबसे अच्छा हो। यदि रेफ्रिजरेंट सस्ता होगा तो इसे आसानी से खरीदा जा सकता है, अगर महंगा है तो टॉपअप नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चीप एंड बेस्ट चॉइस हर कोई देखना चाहता है नॉर्मल। निम्न श्यानता होनी चाहिए उसकी, विस्कोसिटी भी उसकी लो होनी चाहिए। विस्कोसिटी को मैं बता दूं, विस्कोसिटी बेसिकली क्या होता है। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। अगर कोई चीज हमारी ज्यादा गाढ़ी है तो वो फ्लो भी उसका कम होगा। हम लोकल लैंग्वेज में बोलें कि जैसे बहाव होता है ना किसी चीज का, जैसे कोई भी चीज ले लो, एक कोई जैसे कोई भी किसी का तेल ले रहे हैं, सपोज दैट सरसों का तेल ले लें और एक वाटर ले लें, तो सरसों के तेल की विस्कोसिटी ज्यादा होती है और वाटर की कंपेरिजन में। तो अगर दोनों को फ्लो कराएंगे फर्स्ट में डालने के बाद में, या कुछ ऐसा फैल भी गया थोड़ा देखेंगे, तो उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होगी, इतनी स्पीड से नहीं फैल पाएगा वो, या जा पाएगा या फ्लो कर पाएगा जितना कि वाटर कर सकता है। और भी ऐसे कंपाउंड है जिसको हम एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। तो विस्कोसिटी का मतलब यही है कि उसके फ्लो से मतलब है, कोई चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी श्यानता उसकी ज्यादा ज्यादा होगी और उसका फ्लो इतना ही कम होगा, मतलब वेलोसिटी कम होगी, वो धीमे रफ्तार से फ्लो हो पाएगा। तो रेफ्रिजरेंट की श्यानता कम होनी चाहिए, मतलब मेरे कहने का मतलब जो हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं उसकी श्यानता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम का मतलब कम गाढ़ा होना चाहिए। यदि रेफ्रिजरेंट की श्यानता अधिक होगी तो इसका प्रभाव जो फ्लो है वो सुगमता पूर्वक नहीं हो पाएगा, मतलब प्रॉपर तरीका से वो नहीं हो पाएगा। यदि रेफ्रिजरेंट की श्यानता कम होगी तो यह सुगमता पूर्वक प्रवाहित होगा, मतलब यही है कि उसकी रेफ्रिजरेंट की जो श्यानता है वो कम से कम होना जरूरी है। रिसाव प्रकृति, लीकेज टेंडेंसी। तो लीकेज टेंडेंसी का मतलब ये है कि वो लीकेज का मतलब किसी गैस का रेफ्रिजरेंट का बाहर निकल जाना, उसको लीकेज बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेंट के प्रभाव में सबसे बड़ी बाधा रिसाव की होती है, कि रेफ्रिजरेंट जो दिक्कत होती है सबसे ज्यादा वो रिसाव की होती है, कि हमारी जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा उसमें लीकेज की प्रॉब्लम होती है, और लीकेज की प्रॉब्लम होने के बाद उसको टॉप अप किया जाता है। तो यही इसलिए तो हम देखते हैं कि इसमें टॉप अप होने के बाद वो ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, चीप होना चाहिए, बेस्ट भी होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए और लेग लीकेज होने के चांसेस भी कम होने चाहिए। यदि रेफ्रिजरेंट का हिसाब होगा मतलब लीकेज होगा तो इससे जो संपूर्ण रेफ्रिजरेशन प्रणाली प्रभावित होगी, क्योंकि रेफ्रिजरेंट होने की वजह से ही कूलिंग प्रोवाइड होती है उसमें, या जितने भी है हीटिंग या मतलब जो भी इसका इफेक्ट है वो रेफ्रिजरेंट के होने की वजह से होता है। अगर रेफ्रिजरेंट सिस्टम में नहीं होगा तो उसका जो वर्किंग है प्रॉपर तरीका से होता है वो प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाएगा। यदि रेफ्रिजरेंट हमारे अर्थ है रेफ्रिजरेंट इस तरह का होना चाहिए जो शीघ्रता से लीक ना हो पाए। तो यहाँ लीकेज अगर थोड़ा सा भी इसको मिलेगा, गैस को जगह मिलेगी रेफ्रिजरेंट को, तो वो लीकेज हो जाएगा। तो लीकेज रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम जॉइंट्स कर रहे हैं, फ्लेयर्स लगा रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का भी गैप ना छोड़ें या लीकेज ना छोड़ें। अगला कंडीशन है फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही हाई थर्मल कंडक्टिविटी, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए। इसका मतलब ये है थर्मल कंडक्टिविटी का, उसकी जैसे बिजली के वायर होते हैं ना, बिजली के वायर तो कॉपर में ही यूज किए जाते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से। और अगर हम आयरन का यूज करेंगे तो आयरन में करंट आसानी से फ्लो नहीं होता है, उसके करंट के बहाव को वो रोकता है, और कॉपर में आराम से करंट फ्लो हो जाता है क्योंकि कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। आयरन की तुलना में कॉपर जो है कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, तो इससे करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। उसी तरह हम गैस में भी देखते हैं कि इस तरह से रेफ्रिजरेंट देखते हैं जिसकी उसमें मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा हो, उच्च होने चाहिए उसकी हीट को क्या एब्जॉर्ब करने की, या हीट को एक जगह से दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पास करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज अच्छी होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं ऊष्मीय चालकता। थर्मल कंडक्टिविटी जितनी अच्छी होगी इतना ही वो प्रॉपर तरीका से काम कर पाएगा, क्योंकि उसको हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है एवोपरेटर से, उसके बाद उसको डिसिपेट करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है कंडेंसर से। तो रेफ्रिजरेंट की उसमें चालकता उच्च होनी चाहिए, ये पॉइंट ध्यान में लगे, उसकी उसमें चालकता हाई होना चाहिए, जिससे
यह आसानी से ऊष्मा प्राप्त करके तरल से गैस में परिवर्तित हो जाए तथा ऊष्मा को शीघ्र त्याग कर पुनः तरल अवस्था में आ जाए। तो रेफ्रिजरेंट हीट को जब लेता है तो लिक्विड अवस्था में होता है एवोपरेटर के अंदर, एवोपरेटर सिस्टम है हमारा जो कूलिंग कॉइल जिसे बोलते हैं। तो हीट को जब निकालता है, जहां कंडेंसर में निकालता है, उस कंडीशन में वो वेपर से किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इसी तरह उसकी सारी सातों की सातों फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगला है हमारा रासायनिक गुण उसकी कि किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी इस तरह से होना चाहिए वो किसी के साथ इजीली रिएक्ट ना करे, अगर रिएक्ट भी कर रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी में चेंज ना लाए। जो उसकी कंपोजिशन है वो थ्रू आउट, चाहे वो लिक्विड कंडीशन में हो, हमारा रेफ्रिजरेंट, या गैसेज स्टेट में हो, उसकी स्टेट चेंज हो रही है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। जो उसकी हीट जितनी एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज है वो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी स्टेज में, पूरी साइक्लिक स्टेज है उसमें थ्रू आउट सेम रहे, कांस्टेंट होना चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। जैसी उसकी शुरुआत में है और लास्ट में है वैसे ही रहनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कंप्रेसर शुरू होता है वो वेपर स्टेट में, वेपर से फिर बाद में लिक्विड में बदलता है, प्रेशर हाई होता है, लो होता है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो अगर कॉपर कॉल में है या एल्यूमिनियम कॉल में है या और भी कहीं यूज किए जा रहे हैं अपने से, तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, रिसर्च हो रहे हैं, तो उसी तरह से उसकी मटेरियल भी देखा जा रहा है कि मटेरियल सस्ता हो और ऐसा होना चाहिए जो कि उसके रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी पर असर ना डाले। उसी तरह हम इस पे भी ध्यान देते हैं कि रेफ्रिजरेंट ऐसा होना चाहिए जो मेटल हम यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पर असर ना डाले। तो रेफ्रिजरेंट मुख्य एक द्रव होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, इस पर वायुमंडल ताप एवं दाब का प्रभाव पड़ता है। तो हमें इस तरह से रासायनिक प्रॉपर्टी देखनी चाहिए कि उसका इन चीजों का ज्यादा असर ना पड़े। एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में निम्न रासायनिक गुण होने चाहिए। तो वो आग ज्वलनशील होना चाहिए, नॉन फ्लेमिंग होना चाहिए कि वो आसानी से आग ना पकड़े। अगर वो आसानी से आग पकड़ लेगा तो दिक्कत हो सकती है। तो कुछ रेफ्रिजरेंट्स जैसे कि ईथन, प्रोपेन इत्यादि जो कि आज्वलनशील होते हैं, अमोनिया भी एक आज्वलनशील रेफ्रिजरेंट है, यदि एक वायु के साथ क्रिया करें तो विस्फोटक का कार्य करता है जिससे अत्यंत भारी हानि हो सकती है। तो हमें ये भी ध्यान चाहिए वो नॉन फ्लेमेबल होनी चाहिए, आज्वलनशील होना चाहिए, जल्दी आग ना पकड़े। अगर आग पकड़ेगा तो विस्फोटक की तरह कार्य कर सकता है। रासायनिक समर्थता होनी चाहिए उसकी, केमिकल कैपेबल होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट में शीघ्रता से द्रव एवं गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने का गुण होना चाहिए। अतः रेफ्रिजरेंट रासायनिक रूप में पूर्ण समर्थ होना चाहिए, मतलब वो उस पर ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे द्रव में हो चाहे गैस अवस्था में हो। नॉन कॉरोजिव होना चाहिए, मतलब कि जो भी हम धातु में यूज कर रहे हैं, जो भी चाहे कॉपर की कॉइल हो चाहे किसी और मटेरियल की हो, तो उसका ज्यादा उस पर असर नहीं होना चाहिए। तो एक रेफ्रिजरेंट ऐसा होना चाहिए जो रेफ्रिजरेंट प्रणाली के अन्य भागों में प्रयुक्त धातु को खराब ना करते, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जंग ना लगने दे उस पर। अविषाक्त होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कि जहरीला नहीं होना चाहिए। कि जो भी हम जैसे नॉर्मल मैकेनिक हुआ तो घर में रिपेयर करने के लिए जाते हैं या किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं या जहाँ भी हमारा रेवेन्यू सिस्टम लगा हुआ है, अगर थोड़ा सा भी लीकेज होने के चांसेस होते हैं, टेस्टिंग के टाइम में कुछ हो सकता है, सिस्टम को इंस्टॉल करने के अनइंस्टॉल करने के लिए जो भी करना है, तो उस टाइम पर गैस लीकेज हो जाती है, रेफ्रिजरेंट लीकेज। तो ये रेफ्रिजरेंट हमारा ऐसा होना चाहिए उसमें लीकेज होने के चांस, लीकेज होने पर वो कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट ना डाले। तो मेरा कहने का मतलब है अविषाक्त होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, भी किसी तरह का विषैला ना हो। तो यह कूलिंग क्षेत्र की वायु के साथ मिश्रित होकर गंभीर समस्या का कारण बन सकता है अगर वो टॉक्सिक हुआ तो। अब आते हैं उसके थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, उसमें गतिकीय गुण। तो रेफ्रिजरेंट जो हमारा रेफ्रिजरेंट है तो उसमें गति गुण कुछ, उसमें गति की गुण धर्म भी है, उस पर भी ध्यान देने के लिए कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज तो नहीं होते हैं। तो सबसे पहला इसमें उसका जो क्वार्टनांक बिंदु है जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं वो लो होना चाहिए, कि उसको थोड़ा सा अगर टेम्परेचर मिल जाए तो इजीली वो बॉयल हो सके। यदि रेफ्रिजरेंट का क्वार्टनांक निम्न होगा, मतलब कम होगा,
तो वो शीघ्रता से गैस अवस्था में बदल जाएगा। रैपिड जब एवोपरेटर में वो जाता है तो इजीली हीट को लेगा और आसानी से गैस अवस्था में बदल जाएगा। उसका अगर क्वादनाक बिंदु हाई होगा तो वो ज्यादा टेम्परेचर लेने के बाद ही किसमें बदलेगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो पाएगा। हिमांक बिंदु भी या फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो वो आसानी से फ्रीज नहीं हो पाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हुआ तो उसको फ्रीज बड़ी इजीली हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेंट का हिमांक बिंदु जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो निम्न होना चाहिए ताकि यह शीघ्रता से रेफ्रिजरेंट क्रिया कर सके। जो भी हम रेफ्रिजरेंट का हिमांक बिंदु नॉर्मल 35 के लगभग रहता है, वो इतनी जल्दी फ्रीज नहीं होता है। अगर उसका ऑपरेटिंग प्रेशर की बात करें, प्रचालन दाब की बात करें, तो एवेपोरेटर एवं कंडेंसर दोनों में रेफ्रिजरेंट का प्रचालन दाब वायुमंडलीय दाब के समान अथवा थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। यदि रेफ्रिजरेंट का प्रचालन दाब अधिक होगा तो इसमें रिसाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मतलब उसका जो प्रेशर है अगर ज्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है, लीकेज होने की भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो उसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है कोशिश यही करते हैं थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, हल्का सा उसकी लेवल का होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम होगा तो भी दिक्कत है, तो ज्यादा होगा लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हल्का सा ज्यादा होना चाहिए सिर्फ। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, एवापोरेटर के ताप पर रेफ्रिजरेंट गुप्त ऊष्मा उच्च होनी चाहिए। मतलब उसकी जो गुप्त ऊष्मा है वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, इस तरह से होना चाहिए। यदि रेफ्रिजरेंट की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है तो इसके फलस्वरूप रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया भी उच्च होती है, मतलब हमारे उसकी लेटेंट हीट ज्यादा होनी चाहिए। क्रांतिगत ताप एवं दाब, तो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर, रेफ्रिजरेंट का क्रांतिगत ताप एवं दाब कंडेंसर की कार्य के दाब से उच्च होना चाहिए, मतलब उसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर उससे ज्यादा होना चाहिए। यदि रेफ्रिजरेंट का क्रांतिगत ताप एवं दाब कंडेंसर के कार्य के दाब से निम्न होगा तो इसके लिए अतिरिक्त कार्य एवं शक्ति की आवश्यकता होगी। मतलब जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर है वो उसके ऑपरेटिंग प्रेशर से कम होना चाहिए। अब कुछ रेफ्रिजरेंट की कुछ प्रॉब्लम थी कि वो लीकेज होने पे या उसका यूज जो देर बढ़ता जा रहा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, तो उसकी वजह से कुछ हमारी जो ओजोन लेयर है उस पर असर पड़ रहा था। तो उसकी वजह से कुछ मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड किया कि उन रेफ्रिजरेंट को आग के लिए निष्कासित करना है, बंद करना है, उनको डिस्पोज करना है, खत्म करना है उनको। तो उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है। तो ओजोन परत में क्षरण जो इरोजन हो रहा है, मतलब ओजोन लेयर है हमारी, क्योंकि हमें अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है, तो उसको वो धीमे धीमे डिप्लीट होनी थी उसकी लेयर। तो उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। तो ओजोन परत में जो इरोजन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, तो एक विश्व व्यापारी मतलब एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल, इस समस्या को एक इंटरनेशनल मतलब समुदाय, मतलब एक वैश्विक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रारंभ किया कि किस तरह से इसको हम सॉल्व आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो इस दिशा में विचार किया गया कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाई गई, जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट डिसाइड किया कि सब देशों ने मिलकर जो भी इसमें एग्री थे कि जो ओडीपी है, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, इसको ओडीपी बोलते हैं, उसको समाप्त, इसके हिसाब से वो कौन सी गैस कितना कंट्रीब्यूट कर रही है या रेफ्रिजरेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के, खत्म करने के लिए, उसको एक टर्म दिया गया ओडीपी। तो उस ये कोशिश किया कि उसको हम रेफ्रिजरेंट को धीमे धीमे खत्म करने की कोशिश करेंगे जिससे कि ज्यादा उसका इफेक्ट ना बढ़े ओजोन लेयर में। तो यह प्रोटोकॉल जो ये एग्रीमेंट हुआ वो कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को बनाया गया तथा 1 जनवरी 1989 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गया। अब तक 173 मतलब 173 से अधिक देश हैं इस पर हस्ताक्षर किया, मतलब एग्री हो गए कि हम इन चीजों को अपनाएंगे जो भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत कहा गया है, एग्रीमेंट हुआ है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को हानि पहुंचाने के लिए उत्तरदायी पदार्थों को उत्पादन एवं खपत में कमी लाना है। मतलब जो रेफ्रिजरेंट हमारे ओजोन को डिप्लीट कर नुकसान पहुंचा रहे हैं ओजोन लेयर को, उसको धीमे धीमे कम करना है, उसको उत्पादन कम करना है, उसकी खपत जो भी है यूज करना है उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे।
इस समझौते के अनुसार या अंतर्गत 1996 में 1996 में विकासशील देश हैं तो उसमें सीएफसी का उत्पादन तथा उपभोग जो यूज कर रहे हैं उसको बंद कर दिया गया, क्लोरो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जबकि 1 जनवरी 1994 तक हेलोन्स इसके इसके पूर्व भी समाप्त कर, मतलब इससे पहले हेलोन्स जो सीएफसी यूज किया थी उसको इससे पहले ही हम समाप्त कर चुके हैं। सीएफसी जैसे कि R11 R12 इसको हम पहले ही बंद कर चुके हैं। इसके बाद HGFC8 CPC तथा मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कौन कौन से CFC R11 R12 HVFC CPC मिथाइल क्लोरोफॉर्म का ही प्रयोग हम 1 जनवरी 1996 को निषिद्ध कर चुके हैं या खत्म कर चुके हैं, इसको यूज नहीं कर रहे हैं। भारत तथा अन्य विकासशील देशों में CFC 12 CFC 11 मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 और 11 का भी प्रयोग हम 1 जनवरी 2010 से निश्चित कर चुके हैं, मतलब खत्म कर चुके हैं। अब R12 और R11 या CFC 12 और CFC 11 का यूज नहीं कर रहे हैं। एयर कंडीशनरों में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले रेफ्रिजरेंट्स कौन सा, हमारे से हम R22 बोलते हैं या HCFC हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी हम 1 जनवरी 2040, डेडलाइन ध्यान रखना डेट का, 1 जनवरी 2040, मतलब अभी भी इसको यूज कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में 2040 तक इसको भी निश्चित कर देंगे या खत्म कर देंगे इसका यूज। अगर सारांश में देखें कि हम समरी में इसको शॉर्ट में बोलें तो रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनिंग प्रणाली में रेफ्रिजरेंट वो ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किया था या एक माध्यम है ऊष्मा स्थानांतरण करने के लिए। तो रेफ्रिजरेंट्स को उसके भौतिक, रासायनिक और उसमें गति गुणों के आधार पर विभिन्न रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में प्रणाली में यूज किया जाता है। तो हमने खास तौर पे आज इसमें पढ़ा है, जो टॉपिक डिटेल में पढ़े हैं, तो उसमें उसकी क्या रेफ्रिजरेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और रेफ्रिजरेंट्स किस काम में आता है, रेफ्रिजरेंट्स की भौतिक, रासायनिक, ऊष्मा गति की प्रॉपर्टीज हैं। और रेफ्रिजरेंस क्या है, बेसिकली एक स्थानांतरण, मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए, ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है जो कि NSQ लेवल 5 की रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, इसका यूज कर सकते हैं दीवा पढ़ने के लिए डिटेल में। इसके अलावा निमी पैटर्न की बुक आती है, निमी की पब्लिश्ड रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड थ्योरी की। आज मैंने आपको रेफ्रिजरेंट्स और उसके गुणधर्म पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।